नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है। तो आज हम लोग जनरल साइंस के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, ये बात मैं पहले क्लियर कर देना चाहूँगा कि जो भी व्यक्ति किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए जा रहा है, वो बात सही है कि कोई पैनल या कोई बोर्ड उसने हमें सिलेबस डिस्क्राइब किया है, सिलेबस के बारे में बताया है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना है कि पैनल ये भी एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसने सामान्य विज्ञान जो हमने जनरल साइंस 10th तक पढ़ा है वो ऐसा मान रहा है। तो आपको केवल ऐसा नहीं है कि भाई किसी व्यक्ति ने आज तक कभी विज्ञान को छुआ भी नहीं है और वो केवल ये दो चार विषय पढ़ लेगा तो ऐसा अटेंटिवली, माने जब भी हमको एग्जाम पैटर्न फॉलो करते हैं तो हम उस पर ज्यादा स्ट्रेस देंगे। लेकिन कोई ये मानकर बैठा हो कि भाई मैंने कभी भी 6th क्लास में, 7th क्लास, 8th, 9th, 10th में छुआ नहीं है अगर साइंस को, और केवल मैं ये इस समय तुरंत में पढ़ लूंगा, तो ये तो ठीक नहीं है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी, हमेशा कोई भी अलग अलग जब भी कंपटीशन एग्जाम में सिलेबस डिस्क्राइब किया जाता है तो उस पर अपने को स्ट्रेस देना है, उस पर हमें ज्यादा फोकस करना है। बट इसका मतलब ये कतई नहीं है कि कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट जो एग्जामिनेशन के लिए बैठ रहा है वो कोई माने उसका जो बेसिक एजुकेशन है उसको वो ओवररूल कर सकता है, उसको वो नहीं मानेगा। ऐसा आपने अक्सर देखा भी होगा। हम कई बार कहते हैं ना, वैसे आउट ऑफ सिलेबस आ गया। आउट ऑफ सिलेबस का मतलब वो जो अटेंटिव माना हुआ था उस पर हमें समय थोड़ा ज्यादा दिया था। बाकी ऐसी कोई बात नहीं है कि वो 8th, 9th, 10th का साइंस आपसे नहीं पूछ सकता है, बिल्कुल पूछ सकता है। तो इसलिए आपको प्लीज ये बात याद रखनी है कि हमने कभी भी साइंस के, जनरल साइंस के बारे में कुछ भी पढ़ा है उसको तो आपको ध्यान रखना ही है, इस पर ज्यादा फोकस करना है। तो अभी ये क्या बात आती है जिस पर हमें अभी ज्यादा इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए फोकस करना है, मोशन एंड लॉज ऑफ मोशन, गति और गति के नियम। आप जानते हैं ये आइजैक न्यूटन ने दिए थे और इसके डेफिनेशन तो वैसे आज तक आई नहीं है। इसके एग्जाम्पल ही पूछता है कि भाई ये अगर पर्टिकुलर कोई काम व्यक्ति इस प्रकार से कर रहा है तो ये गति के पहले नियम के अधीन होगा, ये दूसरे नियम के अधीन होगा। हिंदी में आपने सुना है इसको जड़त्व भी बोल देते हैं, इंग्लिश में इनर्शिया भी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। और ध्यान रखना है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का ही संबंध गैलीलियो लॉ के साथ है। तो कभी ऐसा आ जाए विच मोशन लॉ इज ऑल्सो रिलेटेड विद गैलीलियो लॉ, तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ठीक हो गया। और इसी में आपने फिर जो भी सेफ्टी के लिए, कहीं भी कुछ सेफ्टी के लिए आपने देखा है स्प्रिंग एक्शन, स्प्रिंग लगाया जाता है, सस्पेंशन लगाया जाता है, या कोई फ्लाईओवर है उस पे भूकंप आने से बचने के लिए उसको इस प्रकार से बनाया गया है कि वो हल्का फुल्का उसके अंदर इलास्टिक चीज आ जाए, इलास्टिसिटी आ जाए। तो वो सारी चीजें सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है। आप अगर ध्यान करेंगे कि हम ये मानते हैं कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज इन मोमेंटम के, ठीक हो गया। तो आप समझ सकते हैं, यानी हम टाइम को बढ़ा दें तो फोर्स का इंपैक्ट कम और ज्यादा हो सकता है। ये सेकेंड लॉ के तहत जितने भी ऐसे एग्जांपल आएंगे जहां भी सस्पेंशन की मदद से जर्क या झटके के इंपैक्ट को कम या ज्यादा किया जा रहा है, वो सेकेंड लॉ है, ठीक हो गया। और इसी प्रकार से थर्ड लॉ ऑफ मोशन, मेरे हिसाब से तो इंडिया में सबसे ज्यादा बच्चों को थर्ड लॉ ऑफ मोशन समझ में आता है। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब कई दफा समझाने में हमें भी सेकेंड लॉ को, फर्स्ट लॉ को थोड़ी दिक्कत आती है, बट थर्ड लॉ, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो इस प्रकार से आपने किसी पत्थर को लात मारी, उस पत्थर ने भी विपरीत दिशा में बल लगाया। तो इस प्रकार के जितने भी एग्जाम्पल हैं वो इस एग्जाम में आपको ज्यादा फोकस करना है। मैं फिर यही क्लियर कर रहा हूं। कई दफा हम बस वही इतना ही बस कहता जी इतना ही पढ़ना है हमें और कुछ भी नहीं पढ़ना, इस प्रकार से नहीं चलेगा। आपको ध्यान रखना है, इस पर आपको फोकस ज्यादा रखना है। जैसे हम कहते हैं ना, अभी हमने सिलेबस पूरा कर लिया है अभी, लेकिन हम ये 5 यूनिट पर ज्यादा फोकस करेंगे, तो ऐसे ही आपको यह ध्यान रखना है। लेकिन कोई ये सोचे कि मैं साइंस में किसी ने पढ़ा नहीं है कभी भी, वो केवल ये 2-4 विषयों पर थोड़ा ध्यान दे देगा, तो फिर ये तो ज्यादती हो रही है। तो इसलिए ध्यान रखना आपको, कभी भी आपका जो बेसिक है
6 से लेके 10 तक का, उसको तो आपको क्लियर करना ही, और ऑलरेडी आप लोगों को प्रैक्टिस में ही है। अब अगला विषय है ग्रेविटेशन एंड ग्रेविटी, माने जो इस एग्जाम में ज्यादा फोकस करना है। ध्यान रखना है, ग्रेविटेशन अलग विषय है, ग्रेविटी अलग। ग्रेविटेशन के कारण ग्रेविटी है, बट हम ऐसे नहीं कह सकते कि ग्रेविटी के कारण ग्रेविटेशन है। जो यूनिवर्सल चीज है पूरे ब्रह्मांड में होगा वो ग्रेविटेशन है, ठीक हो गया। लेकिन अर्थ के केस में जो ग्रेविटेशन के कारण अर्थ की अपनी जो ट्रैक्शन पावर है, जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसको ग्रेविटी यानी कैपिटल जी जो होता है वो हम नॉर्मली ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहेंगे, और स्मॉल जी हम अर्थ का ग्रेविटी कहेंगे। तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आप कहीं पढ़े होंगे आपने, उनको आपको ध्यान रखना है कि कहां कहां अर्थ का ग्रेविटी सामान्य से कम है, कहां सामान्य से ज्यादा है। बिकॉज अर्थ जो है उसको पूरी तरह से गोलाकार नहीं माना गया है, स्पैरिकल नहीं है वो। एक प्रकार से अगर हम जियोग्राफी की भाषा में बोले तो जियोइड स्ट्रक्चर होता है, नहीं तो हम इसको कई दफा इलिप्टिकल भी कह देते हैं। तो वो जो स्ट्रक्चर है अर्थ का, उस स्ट्रक्चर के कारण हमें जो अर्थ का ये वाला माने जो भूमध्य रेखा जिसको बोलते हैं इक्वेटर वाला पार्ट, यहां पर जो ग्रेविटी है वो नॉर्मल से कम, माने एवरेज जो वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उससे थोड़ा सा कम। और जो पोल है नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर ग्रेविटी, मैं ध्यान दे रहा हूं ग्रेविटी की बात कर रहा हूं, ग्रेविटेशन के कारण ग्रेविटी बनता है, ठीक हो गया। तो ग्रेविटी की वैल्यू पोल्स पर अर्थ के केस में मैक्सिमम होती है। और फिर आपको एक बात का और ध्यान रखना है, जो जियोग्राफी है अर्थ का वो भी ध्यान रखना है। जैसे नॉर्थ पोल की बात करें और साउथ पोल की बात करें तो आपको ये चीजें एनवायरमेंट में भी पढ़ाई जाती हैं कि साउथ पोल का टेम्परेचर ज्यादा बिलो है, यानी वो -100 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया गया है साउथ पोल। और आप जानते हैं साउथ पोल में ही अंटार्कटिका है, भारत की एक रिसर्च लैब भी है मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। ध्यान रखना, कभी ये क्वेश्चन भी अगर आप देखेंगे पुराने प्रीवियस पेपर्स में, तो दक्षिण गंगोत्री कहां अवस्थित है? ये अंटार्कटिका में भारत का एक प्रकार एक पॉइंट है, एक रिसर्च लैब जैसा है। इसी प्रकार से मैत्री भी यहां है। तो यहां अभी हालांकि एनवायरमेंट वाली बात भी हमने यहां थोड़ी थोड़ी डिस्कस की, लेकिन आपको किस चीज पर फोकस करना है? अगर स्नो ज्यादा हो जाएगी तो आपको पता है हमारा जो कोर माने अर्थ का जो गर्भ है वहां से दूरी बढ़ जाएगी, और जब दूरी बढ़ जाएगी तो ग्रेविटी का इंपैक्ट कम हो जाएगा, ठीक हो गया। तो ग्रेविटी स्लाइटली थोड़ी सी ज्यादा है ग्रेविटी नॉर्थ पोल में, साउथ पोल में एज कंपेयर टू नॉर्थ पोल थोड़ी सी ग्रेविटी कम है। तो आपको समझ में आया, क्योंकि स्नो कवर्ड ज्यादा हो गया तो हम दूर हो गए भूगर्भ से। इसी प्रकार से आपने कभी लिफ्ट वाले क्वेश्चन पढ़े होंगे ग्रेविटी के केस में, ये बहुत आते हैं। ग्रेविटी, अर्थ का ग्रेविटी कहां कैसे कैसे चेंज हो रहा है। आप जब भी लिफ्ट से ऊपर जाते हैं, लिफ्ट आप जानते हैं कोई भी चीज हो वो क्योंकि धरती के अगेंस्ट जा रही है लिफ्ट, तो उस समय व्यक्ति का भार लिफ्ट में सामान्य से ज्यादा माना जाएगा। तो कभी क्वेश्चन आ जाए कि लिफ्ट ऊपर जाते समय जो व्यक्ति का भार है वो बढ़ता है, नीचे जाते समय भार घटता है, और भगवान ना करे जिस दिन हम लिफ्ट में बैठे धागा टूट गया, माने जो उसकी स्टेनलेस स्टील की रस्सी थी वो टूट गई। तो जब हम फ्री फॉल करते हैं, जब भी हम फ्री फॉल करते हैं यानी छलांग लगा देते हैं और कोई हमारे पास पैराशूट इत्यादि नहीं है, उसको बोलते हैं फ्री फॉल। उस समय पर हमारा वेट, ध्यान रखना है, वेट की बात कर रहा हूं, भार की बात कर रहा हूं, मास की बात नहीं कर रहा हूं। उस समय हमारा जो वेट है वो जीरो हो जाता है। मास कैन नेवर बी जीरो, ये तो हमारी आकांक्षा है, मास कभी जीरो नहीं हो सकता। इस पर तो बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने इस पर शोध करके हार गए हैं। कभी आपको मिल जाए मास, आपने किसी ऑब्जेक्ट का मास जीरो कर दिया तो फिर हो सकता है आपको नोबेल प्राइज भी मिल जाए, क्योंकि अगर मास नेग्लिजिबल हो जाता है तो फिर वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल कर सकता है, लेकिन मास कैन नेवर बी जीरो। तो आपको ये बात समझ में आई कि ग्रेविटी अर्थ का कंसेप्ट है। इसी प्रकार से वो कभी आपको पूछ सकता है मून में जाएंगे तो ग्रेविटी मून में जाएंगे तो घटेगी, लेकिन ग्रेविटेशन कांस्टेंट रिमेन सेम इन द यूनिवर्स।
पूरे ब्रह्मांड में सेम रहता है। तो इसका आपको अच्छे से विवेचना करनी है, पुरानी क्लासेस हैं उस पे आप ये यानी मक्खन मक्खन अभी आपको निकाल लेना है। लेकिन इसका ये अर्थ कतई नहीं है कि जो दूध का व्यापारी नहीं है, जो दूध के बारे में बेसिक जानता ही नहीं है, जिसने कभी भी दूध से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में कुछ पढ़ा ही नहीं है, वो ये सोचे कि मैं केवल मक्खन निकाल लूं, वो संभव नहीं है। उसका अभ्यास होना चाहिए दूध के साथ, दही बनाना उसको आना चाहिए, लस्सी उसको पता होनी चाहिए, तभी वो मक्खन का अनुभव कर पाएगा। तो आई मीन टू से दैट कि आपने ये जिस पर ज्यादा स्ट्रेस इस पर्टिकुलर एग्जाम में देना है, वो पॉइंट्स आपको तभी अच्छी तरह समझ में आएंगे, वो मक्खन तभी आपको समझ में आएगा जब आपने दूध कलेक्ट किया है। ठीक हो गया। अब कोई ये सोच रहा है कि नहीं मैं केवल बिना दूध के ही क्रीम निकाल लूं, ये तो इम्पॉसिबल सी बात है। तो हमेशा इसीलिए हमसे गलती होती है, हमें जब ये सिलेबस डिस्क्राइब कर दिया जाता तो हमें लगता बस और कुछ तो पढ़ना ही नहीं था। ये तो हमने गलती कर दी कि हमने वो 6 से लेके 10 तक का साइंस सारा देख लिया। ऐसा नहीं होता है। वो मानकर चल रहा है, कोई भी पैनल है, कोई भी बोर्ड है, वो आपको 10th पास मानकर चल रहा है। 10th पास का मतलब ही यही है कि वो आपको बेसिक चीज पूछ सकता है। इस सिलेबस में अगर वो मेंशन नहीं है तभी भी वो बेसिक चीज आपको पूछ सकता है। इसीलिए तो हम कई दफा ये कंप्लेन करते हैं कि सर सिलेबस में मेंशन नहीं था। अगर सिलेबस में मेंशन नहीं भी तभी भी आपको आप 10th पास हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक हो गया। फिर आता है वर्क एंड एनर्जी। फिर हम कार्य, इसका एसआई यूनिट क्या माना जाता है, यानी एसआई एक टर्म है, सिस्टम फॉर इंटरनेशनल मेजरमेंट। तो एसआई यूनिट जो वर्क के लिए माना जाता है वो जूल। ठीक हो गया। और इसी प्रकार से एनर्जी का भी एसआई यूनिट जूल ही है। कई दफा हम खाने पीने की चीजों में एनर्जी या हीट को कैलोरी में मापते हैं, ध्यान रखना है। तो यह भी आपसे पूछ सकता है कि एनर्जी का एसआई यूनिट क्या है। अगर एसआई पूछेगा तो दोनों का ही जूल है। और फिर इस प्रकार की चीजें भी आपने पढ़ा होगा कि कूली जब सर पर बोझ उठाता है तो वो कितना, कूली के सर पर जो बोझ है वो एक प्रकार का फोर्स लगा रहा है, जो माने जैसे 100 किलो उसने अपने सर पे रखा हुआ है, तो ये एक प्रकार का फोर्स है। तो ये जो फोर्स है वो कितना काम कर रहा है, तो जो उसके सर पर बोझ रखा है, इट इज अ टाइप ऑफ फोर्स, वो शून्य काम कर रहा है। ध्यान रखना इस बात का। तो क्योंकि जब भी कभी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री का होता है, तो आपको पता है cos 90 से ही पावर फैक्टर निकाला जाता है। तो cos 90 करेंगे तो आप जानते हैं cos 90 0 होता है। तो कूली के सर पर बोझ कितना काम करता है, शून्य काम करता है। इसी प्रकार से कोई पॉजिटिव वर्क की बात करे, कोई नेगेटिव वर्क की बात करे, यानी अगर हम फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स लगाने के बाद भी चीज उल्टा वापस जा रही है, तो ये जो हमारा काम है ये नेगेटिव माना जाएगा, ऋणात्मक। बोलते हैं भी काम आप बेशक मत करो यार, लेकिन बिगाड़ो तो मत। तो वो जो पार्ट है काम बिगाड़ने वाला, वो नेगेटिव की तरह माना जा रहा है। भाई जैसे मान लीजिए कोई स्लाइड है, कोई यहां पर भारी चीज है वो नीचे उतर रही है, आप फोर्स लगा रहे हैं ऊपर की तरफ कि ऊपर जाए, आपका फोर्स यहां लग रहा है, उसके बाद भी रिजल्टेंट यानी फाइनली ऑब्जेक्ट नीचे चला गया, तो आप नेगेटिव वर्क माना जाएगा। ठीक हो गया। तो इस बात को समझना है। फिर शून्य काम, यानी जब भी कॉस एंगल आ जाए दोनों के बीच में, या किसी कारण से डिस्प्लेसमेंट ही ना हो। भाई अगर कोई व्यक्ति किसी स्थिर दीवार पर बल लगाता रहे, मूर्खानंद कोई कई होते हैं ऐसे, मानते ही नहीं है, उनको कितना ही समझा लो, उनको बेसिक कंसेप्ट से कोई मतलब नहीं है। कहता जी मैंने पूरे दिन दीवार को खिसकाने की कोशिश की। आप दीवार को खिसकाने की कोशिश तो की आपने की, यानी फोर्स तो आपने पूरा लगाया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट भी तो होना चाहिए। अगर फोर्स और माने वर्क इसी को बोलते हैं ना F.D, अब डिस्प्लेसमेंट शून्य है तो आपका वर्क भी कितना माना जाएगा, शून्य माना जाएगा। ठीक हो गया। तो फोर्स लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, तो वर्क शून्य। तो किसी स्थिर दीवार पर लगाया गया बल, या ऐसा भी कह सकते हैं आपने किसी वस्तु को धकेलना शुरू किया, या मान लीजिए बहुत भारी वस्तु है और आपने अकेले इसको खिसकाए जा रहे थे, बहुत देर से लगे, तो वो जरा भी नहीं हिला। फिर दो लोग आगे उसको भी, दोनों देखिए कहने को ऐसा लग रहा है दोनों काम कर रहे हैं, दोनों पूरा बल लगा रहे हैं, तभी भी जरा भी खिसका नहीं है। फिर तीसरा आदमी, जैसे ही तीसरा आदमी आया फिर ये खिसकना शुरू हो गया। तो जब तीसरा आदमी आया तभी हम वर्क मानेंगे, जब तक डिस्प्लेसमेंट ही नहीं होगा तब तक कार्य क्या माना जाएगा। ऐसे कोई वस्तु जब सर्कुलर मोशन में है,
गोल गोल घूमते समय कोई वस्तु कितना कार्य करती है? शून्य कार्य करती है। क्यों भाई? हम कोई वस्तु को घुमा रहे हैं तो वस्तु का वेट एक प्रकार के फोर्स की तरह काम कर रहा है, वो बाहर की तरफ लग रहा है, ठीक हो गया। और अंदर रस्सी उसको, माने एक्शन इक्वल टू माइनस एक्शन के कारण अंदर से भी उसको रस्सी एक अपनी फोर्स ले रही है। तो जो उसका डिस्प्लेसमेंट है, अब मान लीजिए ये डिस्प्लेसमेंट दिशा में जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में एंगल कितना है? 90 है। इस कारण से बॉडी इन सर्कुलर मोशन डूइंग जीरो वर्क, गोल गोल घूमते समय वस्तु शून्य काम करती है। इस प्रकार की बात पता होनी चाहिए। खाने पीने की चीजों में एनर्जी किस फॉर्म में लिखी होती है? कैलोरी की फॉर्म में। तो कैलोरी और जूल का कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए। समटाइम वो 4.18 लिखता है, कई जगह 4.2 जूल लिख देता है, यानी एक कैलोरी में 4.2 जूल होते हैं। तो बड़ी यूनिट क्या है? कैलोरी बड़ी यूनिट है, बट एसआई यूनिट क्या है? जूल। और इसी प्रकार से आपने वो चीज हालांकि बायोलॉजी में पढ़ी होगी, जीव विज्ञान में पढ़ी होगी, कि जब भी हम बात करते हैं फैट फूड की, यानी वसायुक्त भोजन में समान मात्रा में भी कैलोरी ज्यादा होगी, ठीक हो गया भाई। जैसे कोई ऐसी चीज में ऑयली चीज है, बादाम, ड्राई फ्रूट ज्यादातर हम लेते हैं, इस प्रकार से भाई कम कैरी करना पड़ेगा, बट उसमें एनर्जी बहुत होगी। लेकिन अगर आपको पता लगा आपने 2 किलो अंकल चिप्स खरीद लिए, या माने कोई भी चिप्स खरीद लिए, तो वो जो चिप्स है उसको कार्बोहाइड्रेट ज्यादा माना जा रहा है, ठीक हो गया। तो वो एक प्रकार का जब कार्बोहाइड्रेट आएगा, तो अगर आपने सेम वेट भी लिया है कार्बोहाइड्रेट का फैट के मुकाबले, तो कार्बोहाइड्रेट में एनर्जी कम है, बट उसका पर्पस कुछ और है, वो ठीक है। वो आपको पता होना चाहिए कि तुरंत ऊर्जा के लिए हम कार्बोहाइड्रेट इस्तेमाल करेंगे, लॉन्ग टाइम एनर्जी के लिए हम माने लंबे समय तक शरीर में स्टोर रहे उसके लिए वसा या फैट इस्तेमाल करेंगे। और जो बढ़ता बच्चा है, शरीर को बढ़ाना है, या जिसको बॉडी बिल्डिंग का शौक लग जाता है कि भाई मैं तो शरीर बढ़ाना है मुझे, तो ये बाइसेप्स बढ़ाने वाले जो हैं जिम में, उनको प्रोटीन पर डिपेंडेंट ज्यादा रहना पड़ता है। तो ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा एनर्जी सेम ग्राम में कौन दे रहा है? ध्यान रखना इस बात का, एनर्जी तो वो दे रहा है फैट, लेकिन फैट को एक इमरजेंसी फूड की तरह इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप फैट ज्यादा खाने लग जाएं। अगर आप ज्यादा तला हुआ फैट, ऑयल ज्यादा खाएंगे, तो शरीर में वो इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा और शरीर मोटापे का शिकार भी हो सकता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति बिल्कुल भी फैट नहीं खाएगा, बिल्कुल भी ऑयल नहीं खाएगा, तो फिर उसको और दूसरी समस्याएं हो जाएंगी। उसको ज्वाइंट पेन होगा, विटामिन डी कम बनेगा बॉडी में, ठीक हो गया। तो आपको ये बात याद रखनी है कि जो थ्रेशोल्ड है वो पास करना ही पड़ेगा आपको। ऑयल ज्यादा खाने से जमता है, बट इसका यह मतलब नहीं कि आप ऑयल खाना ही छोड़ दें। इसी प्रकार से एक फोर्स और प्रेशर के बीच में आपको रिलेशनशिप पूछा जा सकता है, इस पर आधारित। अब देखिए, इस पर ही इसने कितने सहजता से लिख दिया सिलेबस में। अब जो बहुत क्या कहें इनको, हम बहुत सूरमा है, वो तो यही बोलेंगे केवल फोर्स पढ़ ले भाई, प्रेशर पढ़ ले और कुछ नहीं पढ़ना। बट हम भूल रहे हैं कि फोर्स और प्रेशर के ही रिलेशनशिप के जरिए हम पास्कल लॉ की बात करते हैं। तो पास्कल लॉ का भी बेसिक आपको पता होना चाहिए। इसी प्रकार से आपको बर्नौली का सिद्धांत, बर्नौली थ्योरम का भी आपको ये इसी पर ही डिपेंडेंट है। तो इसीलिए कई बार बड़ा दुख भी लगता है कि बस ये कहता है ये लाइन, इसके आगे कुछ नहीं कहता। जो प्रेशर की डेफिनेशन पढ़ ले और फोर्स पढ़ ले, तो क्या लगता है? ऐसे नहीं होता है। हमें 10th तो हमने पास किया ही है, वो चीज हमने पता है। वो अब इससे रिलेटेड जो जो विषय है उसको क्लियर करना है। और ये तो बेसिक लॉ है, पास्कल लॉ। जब भी हम माने कोई हाइड्रोलिक जैक, कितनी माने क्या, कितनी सोची समझी रणनीति है कि हम पर्टिकुलर, कई बार क्या होता है कि जैक आपने देखा होगा कि जैसे मान लीजिए यहां पर कोई ऐसा पिस्टन लगा है, एक पिस्टन यहां लगा हुआ है, इसके बीच में कोई लिक्विड भरा हुआ है, और मैं इस चीज को भी उठाना चाहता हूं, ऊपर उठाना चाहता हूं। तो मैं क्या करूंगा, एक मोटर से इसके अंदर हवा भर दूंगा। हवा भरूंगा तो पिस्टन को नीचे धकेलेगा और ये ऊपर चला जाएगा। इस प्रकार की जितने भी हाइड्रोलिक जैक मशीन्स हैं वो पास्कल के सिद्धांत पर काम करती है, ठीक हो गया। तो आपको यह बात याद रखनी है कि ओवरऑल चेंज इन जो वॉल्यूम है वो रिमेन सेम, ठीक हो गया भाई। अगर यहां पर डिस्प्लेसमेंट आपको लग रहा है ज्यादा हो रहा है,
तो ये भी तो ध्यान रखना है, इस पर्टिकुलर पार्ट का एरिया ज्यादा है फिर, ठीक हो गया। तो पास्कल लॉ, जितने भी हाइड्रोलिक जैक, जेसीबी जैक मशीनें, ट्रैक्टर ट्रॉली में जो जैक लगे हैं, सब पास्कल सिद्धांत पर काम करते हैं। और इसी प्रेशर और फोर्स को ही हमने वेरी करके कौन सी थ्योरम बनाई है? बर्नौली थ्योरम। आप सभी के घरों में इस्तेमाल होती है, घरों में, खेतों में। देखिए, एक सामान्य व्यक्ति, एक सामान्य जन, एक सामान्य किसान भी कई दफा, बेशक से बर्नौलीज थ्योरम उसने पढ़ा नहीं है, लेकिन वो सहजता से उस थ्योरम का बड़ा फायदा उठाता है। कैसे? जब भी हम कई बार क्या करते हैं, पाइप से खेत में या बगीचे में पानी दे रहे हैं, आपको लगता है कि अभी पाइप थोड़ा दूर तक पानी नहीं पहुंचा पा रहा है, तो वो या तो पाइप को दबा देता है या उसके आगे एक नोजल लगा देता है। तो नोजल लगाने से क्या होता है? नोजल लगाने से एरिया जो है वो कम हो जाएगा, एरिया कम हो जाएगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा, तो बहुत दूर तक पानी चला जाता है। सिंपली क्या है? बर्नौलीज थ्योरम है ये, बर्नौली का सिद्धांत। और ये केवल लिक्विड पर ही काम नहीं करता है, ये फ्लूइड पर, यानी लिक्विड पर प्लस गैस। आपको ये शब्द अंतर पता होना चाहिए। फ्लूइड का मतलब होगा लिक्विड प्लस गैस दोनों। हिंदी में क्या बोलते हैं? फ्लूइड का मतलब होता है तरल, तरल यानी जो बह सकता है। अब तरल तो हम पानी एक प्रकार का लिक्विड है, उसको भी कह सकते हैं, और तरल में याद रखना है गैस भी शामिल होता है, ठीक हो गया। तो जो एलपीजी है उसके लिए क्या शब्द ठीक रहेगा? उसको लिक्विड बोले, उसको गैस बोले, या उसके लिए ज्यादा उपयुक्त शब्द रहेगा फ्लूइड, बिकॉज वो ज्यादा प्रेशर करने पर वो लिक्विड स्टेट में आ जाता है और प्रेशर कम करने पर वो गैस स्टेट में आ जाता है। तो उसके लिए ज्यादा उपयुक्त शब्द रहेगा एलपीजी के लिए फ्लूइड, या वो एक तरल है, बोलते हैं ना लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो वो आपको ध्यान रखना है। और फिर हम आते हैं, यानी इसके आपको यूनिट्स भी पता होना चाहिए। प्रेशर मापने की मशीन, अब कई है ऐसे, क्या उनको क्या बोले, सूरमा बोले, अंग्रेज बोले, क्या बोले, कि भाई वो क्या है? प्रेशर, बस प्रेशर मापने की मशीन आपको पता होना चाहिए। चेंज इन प्रेशर जो इसी के अंतर्गत भी आएगा। एनवायरमेंट में भी हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में डिस्कस करते हैं, एटमॉस्फेयर, पोल्यूशन, ये सारी बातें डिस्कस करते हैं। तो आपको प्रेशर डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, ठीक हो गया। प्रेशर मापने की मशीन का नाम क्या है? बैरोमीटर। 1 बार इज इक्वल टू 760 mm। और इसी प्रकार से कभी कभार एयर प्रेशर घट रहा है तो उसका क्या मतलब है, एयर प्रेशर बढ़ रहा है इसका क्या मतलब है। जैसे क्या होता है, जब गर्मियां बहुत होती हैं, भाई हम अगर मतलब दिनों से अंदाजा लगाते हैं, जैसे मान लीजिए 15 मई, एक पैटर्न हम डेवलप हो रहा है, 15 मई, 18 मई, और उसके बाद 22 मई। तो हमने देखा 15 मई को टेम्परेचर मान लीजिए 40 था, और 22 को टेम्परेचर हो गया 45 टेम्परेचर। और जब 40 था उस समय प्रेशर मान लीजिए 760 था। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है एयर प्रेशर घटना शुरू हो जाता है। तो एयर प्रेशर अभी मान लीजिए 56 हो गया, 55 हो गया। तो जब ये और तेजी से घटना शुरू हो जाएगा, माने 45 था, फिर हमने अगले दिन नोटिस किया ये 50 पर आ गया। अब ये एक इंडिकेशन है कि वर्षा होने वाली है, बरसात होने वाली है। तो जब भी बैरोमीटर में प्रेशर धीरे धीरे घटता है तो ये रेन का बारे में इंडिकेट करेगी। तो ये एनवायरमेंट एज वेल एज योर प्रेशर, ये बैरोमीटर, इन दोनों को ही कवर करता है, ठीक हो गया। तो आपको ध्यान रखना है जो प्रेशर मापने के, यहां तक कि प्रेशर कुकर के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। पूछ सकता है पानी कितने पर उबलता है, यह स्टेटमेंट पूरी तरह ठीक नहीं है। अगली लाइन क्या है? पानी नॉर्मल प्रेशर पर कितने पर उबलता है। जब नॉर्मल प्रेशर होगा तब 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलेगा पानी। लेकिन अगर प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाए, बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाए, तो पानी उबलेगा देर से लेकिन हीट उसमें ज्यादा होगी। तो मेरी बात ध्यान रखना है, उबलने का पकने से कोई लेना देना नहीं है। और ये भ्रम ज्यादातर बच्चों का होता है। कहां जाके टूट जाता है ये भ्रम? पहाड़ी में जाकर। पहाड़ी में क्या होता है, यानी हाई एल्टीट्यूड में जब जाते हैं, बहुत ऊंचाई पर, तो वहां पहाड़ी पर दाल उबलने तो लग जाती है लेकिन दाल पकती नहीं, ठीक हो गया। तो जो लोग फर्स्ट टाइम बहुत ऊंचाई पर गए हैं, खाना बना रहे हैं,
तो उनका तुक्का काम नहीं करता है। हमने तुक्का लगा रखा है ना, उबल गया मतलब पक गया। ये वास्तव में पूरी तरह सही नहीं है कि भाई उबल गया मतलब पक गया। ये तो नॉर्मली ग्राउंड पे हम उसके आदी हो गए। नहीं तो क्या होता है, हम हीट चाहते हैं और हीट का बॉइलिंग से कोई लेना देना नहीं है। तो ध्यान रखना है आपको, ये सब चीजें आपको प्रेशर कुकर के एक्शन पता होना चाहिए। प्रेशर कुकर बॉइलिंग पॉइंट, मैं फिर आपको बता रहा हूं, प्रेशर कुकर जो बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं, जैसे नॉर्मल 100 डिग्री पर पानी उबलता है, प्रेशर कुकर पर अगर पानी उबालेंगे तो वो क्या है, प्रेशर ज्यादा है। प्रेशर ज्यादा है तो पानी जल्दी ऊपर नहीं आएगा। ठीक हो गया, मेरी बात समझ में आ रही है? 100 डिग्री पर नॉर्मल जब प्रेशर होता है तो पानी ऊपर आता है, लेकिन जब प्रेशर ज्यादा होगा तो पानी देर से ऊपर आएगा। तो प्रेशर कुकर पर पानी उबलता है कितने को, 120, 125, डिपेंड्स अपॉन द प्रेशर, कितना प्रेशर है। सभी के कान खड़े हो जाएंगे, सर क्या आप तो ये हमारे माइंड में ये बात तो हजम ही नहीं हो रही है। अब आपके हजम होने ना होने से वो क्वेश्चन ठीक और गलत का निर्णय थोड़ी होगा। निर्णय होगा, बात लॉजिकली करेक्ट होनी चाहिए। भाई 120 डिग्री पर पानी प्रेशर कुकर पर उबलता है, लेकिन कोई भी फूड है वो समय से पहले ही पक जाता है। बात समझ में आ गई आपको? समय से पहले क्यों पक जाता है? क्योंकि प्रेशर इटसेल्फ अ टाइप ऑफ एनर्जी, दाब अपने आप में एक ऊर्जा है। जैसे डीजल इंजन या डीजल एक घटिया फ्यूल माना जाता है एज कंपेयर टू पेट्रोल। आपको पता है पेट्रोल का ज्वलनांक बोलते हैं, इग्निशन पॉइंट बहुत कम होता है, थोड़े में ही आग पकड़ लेता है। डीजल जल्दी आग नहीं पकड़ता। फिर भी डीजल गाड़ियां आजकल आप देख रहे हैं बहुत बढ़िया चल रही हैं। इनफैक्ट कई मामले में तो उनकी एफिशिएंसी पेट्रोल इंजन से ज्यादा है, क्योंकि डीजल इंजन में पहले ही प्रेशर ज्यादा बढ़ा देते हैं। उसका सिद्धांत ही ऐसा है कि जब प्रेशर ज्यादा होगा तो वो ईंधन भी जल उठेगा जो जलने लायक नहीं है। यही सेम कुकर में किया जाता है। प्रेशर कुकर में प्रेशर ज्यादा होता है तो भोजन जल्दी पक जाता है, बट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। जो 100 पर उबलता है वो 120 पर उबलेगा। ठीक हो गया? तो ये सब चीजें, बैरोमीटर, ऊंचाई पर नक्सीर का आना, ये सब चेंज इन प्रेशर के कारण। ठीक हो गया? और नदी के किनारे जो हवा चलती है, टाइड्स, वो भी सब चेंज इन एयर प्रेशर के कारण, लो टाइड, हाई टाइड, ज्वार भाटा के विषय में भी आपको पता होना चाहिए। देखिए नॉर्मली जब हम बात करते हैं टाइड्स की, नॉर्मल हवा चलती है, आपको पता है एक होती है लैंड ब्रीज, एक होती है सी ब्रीज। लैंड ब्रीज का मतलब होता है भाई जैसे जो चल रही है कहां से, लैंड से सी की तरफ, तो उसका ओरिजिन क्या है, लैंड। और जो सी से लैंड की तरफ चल रही है वो सी ब्रीज है। तो सुबह के समय जल्दी ही जो रेतीला इलाका है, माने तटीय क्षेत्र है, फटाफट आप जानते हैं रेत जल्दी गर्म होती है, जल्दी ठंडी हो जाती है। तो जो तटीय इलाका है वो जल्दी गर्म हो गया तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और पानी ठंडा है तो प्रेशर क्या है यहां का, हाई। तो ये चलती है सी ब्रीज। शाम होते होते, शाम हो गया तो पानी को अब गर्म कर दिया सूर्य की किरणों ने, तो पानी देर से गर्म होता है लेकिन देर से ठंडा होता है। इसीलिए जो समुद्र है उसका प्रेशर अभी भी लो है तो फिर ये चलने लग जाएंगी लैंड ब्रीज। तो जो स्थलीय हवाएं और समुद्री हवाएं में परिवर्तन आता है ड्यू टू चेंज इन एयर प्रेशर। इसी प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म पर भी आपको स्ट्रेस ज्यादा देना है। अगेन मैं फिर क्लियर कर रहा हूं, स्ट्रेस ज्यादा देना है इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी सब चीजों को छोड़ देना है, क्योंकि अगर आप केवल इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन ही पढ़ के चले गए फिर तो क्लियर होने वाला नहीं। बिकॉज आप समझ रहे ये सब डिपेंडेंट ही है। इलेक्ट्रिसिटी आपको पता होना चाहिए, उसमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, वो एक मेटल से रिलेटेड है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं लिंकअप है। और वो बढ़िया व्यक्ति, उसका एक पृष्ठभूमि उसी स्टूडेंट को बनानी आती है, माने कनेक्ट अच्छे से कर पाता है जिसने पढ़ा है। सीधी बात ये, अब पढ़ा नहीं है, केवल सिलेबस आप देख लिया एग्जाम में आने वाला है, कर लेगा, नहीं कर पाएगा। ठीक हो गया? इसलिए आप जो हम ये मानकर चल रहे हैं आपने बेसिक साइंस 10th तक पढ़ा है, तब आप इस सिलेबस को स्ट्रिक्टली फॉलो करें और आप एग्जाम निकाल लेंगे। ठीक हो गया? इलेक्ट्रिसिटी में मेनली क्या है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है। ये जो नाम आया इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकली इलेक्ट्रॉन के कारण ही आया है, क्योंकि उसमें बेसिकली इलेक्ट्रॉन का ही काम होता है। इलेक्ट्रॉन के कारण ही करंट लगता है,
ठीक हो गया। और इसी में फिर आपको मैग्नेटिज्म, ये बात ये सबको पता होना चाहिए, इसको शॉर्ट में कहते हैं ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब शाब्दिक अर्थ है पैदा होना, याद रखना, इतना सरलता से कहीं कोई नहीं बताएगा। इंडक्शन का मतलब होता है पैदा होना। जहां इलेक्ट्रिकल फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाती है, मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाती है, उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। और इससे हमारे ज्यादातर जितने भी डिवाइसेस हैं काम कर रहे हैं। हमारा एक पंखा, इंडक्शन मोटर, ये सब, हमारा जो कुकर है इंडक्शन कुकर, ये सब ईएमआई पर काम कर रहे हैं। इसको फैराडे लॉ भी कह देते हैं। व्हेन देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड देयर विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक हो गया। यानी हम जब भी कभी मैग्नेटिक फील्ड को बदलेंगे तो कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाएगा। यानी चुंबक के बदलने से, चुंबक के बार बार हिलने से बिजली का उत्पन्न होना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहलाता है। इसी को ही फैराडे लॉ कहा जाता है। ठीक हो गया। और इसी प्रकार से इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं, उनका बेसिक ओवरव्यू आपको पता होना चाहिए। ठीक हो गया। जैसे माइक, माइक में कौन सी ऊर्जा हमने गई, हमारी ध्वनि, और ध्वनि यानी साउंड एनर्जी, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। ये सब वाया ईएमआई ही हो रहा है, वाया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ही हो रहा है। इसी प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी में हमें करंट का डेफिनेशन पता होना चाहिए, वोल्टेज के बारे में, वोल्टेज का यूनिट पता होना चाहिए, वोल्टेज करंट रिलेशनशिप पता होना चाहिए। यहां हालांकि ऑलरेडी एनर्जी आ चुका है, तो आपको ये बात याद रखनी है, केवल एनर्जी की डेफिनेशन पढ़ लिया ऐसा नहीं। हमारे घरों में जो मीटर लगा है, माने जो इलेक्ट्रिसिटी मीटर लगा है, वो एनर्जी मीटर है वास्तव में। जो आप पैसा देते हैं वो एनर्जी का देते हैं। तो ये पूछ सकता है कि आपके घर में जो मीटर लगा है वो क्या काउंट करता है, करंट काउंट करता है, वोल्टेज काउंट करता है, पावर है, या वो एनर्जी मीटर है। ठीक हो गया। और वोल्टेज का ऐसा यूनिट क्या है, वोल्ट। करंट का ऐसा यूनिट क्या है, एम्पियर। और इसको बहुत बहुत बच्चों ने पढ़ा है, यहां तक कि भाई कई बार मैंने ये भी देखा है, जो आगे डिप्लोमा करे हुए, आईटीआई करे बच्चे हैं, यहां तक कि इंजीनियरिंग करे बच्चे, वो भी कई बार वोल्टेज और करंट में डिफरेंस नहीं बता पाते हैं। एग्जैक्ट डेफिनेशन तो रटा है, बढ़िया डेफिनेशन आप, लेकिन प्रैक्टिकली लाइफ में तो कुछ ऐसा समझो आप लोग कि कैपेसिटी टू डू वर्क इज वोल्टेज। आपका, मान लीजिए हम इसको कैसे कहें, मान लीजिए कोई कहता है आपका दिमाग तो बहुत तेज है, कैपेसिटी टू डू वर्क, लेकिन आप उस दिमाग का कभी इस्तेमाल नहीं करते हैं, देयर इज नो करंट फ्लो। मेरे घर पे लाइट है, मेरे घर पे इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है, वोल्टेज है, लेकिन जब तक मैं उस वोल्टेज को करंट में कन्वर्ट नहीं करूंगा तब तक मैं बल्ब नहीं जला सकता हूं, तब तक मैं पंखा नहीं चला सकता हूं। तो वोल्टेज का कोई इस्तेमाल नहीं है। आपके पास बहुत कैपेसिटी, कहता जी दिमाग बहुत है, लेकिन कभी भी मैं पेपर क्रैक नहीं कर सकता। उस दिमाग का कोई हम माने आउटपुट नहीं है ना उसका। तो आपको ध्यान रखना है, कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड वोल्टेज। लेकिन जब वो, तो आप समझ गए होंगे, आपको अगर एग्जाम में आ जाए वोल्टेज और करंट में से कौन सा एसआई यूनिट है जो फंडामेंटल यूनिट्स में काउंट होता है। दुनिया में केवल 7 ही फंडामेंटल यूनिट है जिसमें करंट को जगह मिली है, वोल्टेज को जगह नहीं मिली है, इवन एनर्जी को भी जगह नहीं मिली है। तो करंट का ऐसा यूनिट क्या है, एम्पियर। तो आपको ध्यान रखना, हमारी सबसे पावरफुल चीज इलेक्ट्रिसिटी टर्म में समझे, चाहे आप अपने मोटिवेशन टर्म में समझे, अगर आप अपने कैपेसिटी को यूटिलाइज ही नहीं कर सकते हैं तो वो कैपेसिटी मींस वोल्टेज किसी काम की नहीं है। और जब आप उससे थोड़ा थोड़ा करंट प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं तो बल्ब जल जाता है। तो आपके दिमाग का भी या मेरे दिमाग का भी बल्ब तभी जल सकता है जब वोल्टेज किसमें कन्वर्ट हो, करंट में। किसी तार पर बैठा पक्षी तब तक नहीं मरेगा जब तक वोल्टेज किसमें कन्वर्ट ना हो, करंट में। और जैसे ही वो करंट फ्लो शुरू हो जाएगा वो पक्षी मर जाएगा। माने वो अभी बैठा है एक तार पर, मान लीजिए इस तार का पोटेंशियल है 220, या कई बार हाई टेंशन वायर पे भी बैठ जाता है। दूसरा तार है, इसका आपको पता है, ये तो हम क्या मानते हैं 220 औसत मानते हैं कि भाई 220 वैल्यू होना चाहिए, बट ये फ्लक्चुएट करता रहता है, कई बार 250 हो जाता है, कई बार 198 हो जाता है, 190 भी हो जाता है। तो मान लेते हैं कि भाई ये 200 है, तो दोनों के बीच में अंतर कितना है, 20 वोल्ट का। जब अंतर होगा तभी करंट फ्लो होगा, और जब करंट फ्लो होगा तो पक्षी मर जाएगा। मेरी बात समझ में है? तो ये सब ऑप्शन अगर लिखे हो कि पक्षी के पैर
रबड़ के हैं या पक्षी के पैर कुचालक होते हैं, इससे कोई कोई तुक नहीं बनता है। जब आपको ये ऑप्शन मिलेगा देयर इज नो करंट फ्लो, देयर इज नो कंप्लीट सर्किट, तो वो वही करेक्ट ऑप्शन होगा, उसी पर आपको टिक करना है। ठीक हो गया? मैं केवल समझाने के लिए बता रहा हूं, कहीं आप एक्सपेरिमेंट करने लग जाएं। कुछ चीजों का एक्सपेरिमेंट हम कर नहीं सकते हैं। यानी कोई हाई वोल्टेज तार पर कोई व्यक्ति जंप करके, यानी हवा में ही है वो अगर, और कोई दूसरी तार के कांटेक्ट में नहीं है वो, तो अगर उसका शरीर हवा में है तो उसके शरीर पे केवल क्या है? पोटेंशियल है, देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस, तो उसको शॉक नहीं लग सकता है। लेकिन अगर कोई भी अनजाने में भी इसका बॉडी से कोई तार जमीन पर टच कर गया, या कोई दूसरी तार है, कोई धागा है, इससे टच कर गया, तो क्या क्रिएट हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस, और वो इमीडिएटली करंट फ्लो हो जाएगा, इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा उस व्यक्ति को। समझ में आया आपको? जब हम जमीन पर खड़े होते हैं, अर्थ पे खड़े होते हैं, तो हम जीरो पोटेंशियल पर खड़े होते हैं, और जब हम किसी तार को छू लेते हैं तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है और करंट लगता है जबरदस्त, जान भी जा सकती है। ठीक हो गया? इस प्रकार से आपको समझना है। और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में आपको पता होना चाहिए। ट्रांसफार्मर जो है वो भी इंडक्शन पर काम करता है। ट्रांसफार्मर, ये ध्यान रखना आप लोगों को, ट्रांसफार्मर केवल और केवल एसी पर काम करता है, अल्टरनेट करंट पर काम करता है, और वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ट्रांसफार्मर हाई वोल्टेज को लो कर सकता है, लो वोल्टेज को हाई कर सकता है, लेकिन ये कभी डीसी वोल्टेज पर काम, यानी डायरेक्ट करंट पर काम नहीं करेगा। ये अल्टरनेट करंट पर काम करता है। हमारे घरों में जो सप्लाई वोल्टेज आ रही है वो अल्टरनेट करंट। तो आपको ये बात समझ में आ रही है, किसी के अंदर भी ट्रांसफार्मर डिवाइस लगा हुआ है तो उसके अंदर एसी फ्लो हो रहा है। इसी प्रकार से बेसिक ओवरव्यू आपको लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का भी लेना पड़ेगा। हमने उसको डिटेल में पुरानी वीडियो में समझाया था। लाइट को हम एक प्रकार का क्या मानते हैं? लाइट के अंदर प्रॉपर्टी कैसी है? लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह माना जाता है। ठीक हो गया? तो लाइट के अंदर जरूरी नहीं है हम केवल विजिबल लाइट की बात कर रहे हैं, बहुत सी लाइट ऐसी हैं जो आंखों से विजिबल ही नहीं है। अब जैसे हम इंफ्रारेड की बात करते हैं, ये भी तो लाइट है। अल्ट्रावायलेट की बात करते हैं, ये भी तो लाइट है। एक्सरेज की बात करते हैं, ये भी तो लाइट है। गामा रेज, ये भी तो लाइट है। केवल विब क्योर हमें दिखता है, बैनी, आहा, पीना, ला, ये आपने पढ़ा होगा, रेनबो कलर्स। तो ये रेनबो कलर्स के बारे में भी आपको पता। अब इसने तो लाइट केवल लिख दिया, अब खाली लाइट की डेफिनेशन पढ़ेंगे, हो जाएगा क्या? नहीं होगा। ठीक हो गया? तो इसलिए इसको बहुत अच्छे से विस्तार से क्लियर होना चाहिए। रेनबो कलर्स में जब प्रिज्म 7 कलर में डिवाइड करता है, तो ये व्हाइट लाइट जब टूट जाती है 7 अलग अलग लाइटों में, तो सबसे कम अपने रास्ते से कौन भटकता है? लाल, सबसे ज्यादा वॉयलेट। तो आपको ये ऑर्डर पता होना चाहिए, वॉयलेट नीचे रहता है और रेड ऊपर रहता है। इसीलिए हम खतरे के निशान में लाल रंग का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, क्योंकि देख रहे हैं आप, ये इसका करीब करीब स्ट्रेट लाइन है, यानी कुछ सामने सिग्नल है तो आपको रेड समझ में आ जाएगा, लेकिन अगर सामने वॉयलेट लाइट है तो वो अपने मार्ग से भटक जाता है। ठीक हो गया? वॉयलेट के पास एनर्जी मैक्सिमम है, लेकिन वो सबसे ज्यादा अपने मार्ग से भटक जाता है। स्कैटर भी एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, स्कैटरिंग। आप कई लोग कह रहे होंगे, देखो यार हमारे तो सिलेबस में स्कैटरिंग है ही नहीं, है ना? ऐसे कई अंग्रेज ऐसे हैं, स्कैटरिंग तो है ही नहीं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी नहीं है। आपको पता होना चाहिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मेरी बात अच्छी तरह सुनिए, TIR इज द स्पेशल केस ऑफ रिफ्रैक्शन ओनली। ठीक हो गया? रिफ्रैक्शन का वो स्पेशल केस है, वो एक प्रकार का रिफ्रैक्शन था जो रिफ्लेक्शन में कन्वर्ट हो गया। भाई कांच का बर्तन या कांच तो ट्रांसपेरेंट है, तो कांच के तो प्रकाश आर पार निकल जाता है, केवल अपने मार्ग से थोड़ा सा बात। जैसे मान लीजिए ये कोई कांच का लेंस है, तो लाइट थोड़ा मार्ग से बाधित होगा और ऐसे सीधा निकल जाएगा, लेकिन उसके कटिंग एजेस के बारे में TIR में बताया जाता है कि वो लाइट एक बार चली गई अगर उसमें, और उसके कटिंग एजेस ऐसे हैं जो क्रिटिकल एंगल 90 से कम है, तो वो लाइट अंदर ही रह जाएगी। उसको क्या मतलब होना क्या चाहिए था वास्तव में? रिफ्रैक्शन। हो क्या गया? अंदर अंदर रिफ्लेक्शन। तो ये तो रिफ्रैक्शन का ही पार्ट है ना। इसलिए प्लीज आप ये लाइन में मत समझिए। ये फिर बाद में कहते हैं कि हम यूनिवर्सिटी को चैलेंज करेंगे, हम बोर्ड को चैलेंज करेंगे। उसको चैलेंज करने से होगा क्या? हमेशा ही बोर्ड या यूनिवर्सिटी या कोई भी जो सिलेबस सेलेक्ट करता है, वो उसके पास
वो जानता है कि भाई आप एलिजिबल हैं 10th के लिए, आपको वैसे ही इस चीज का कोई मतलब माने वैसे ही हम निरस्त हो जाएगा वो चीज क्वेश्चन कि भाई क्या आप 10th पास भी नहीं है क्या। उस क्वेश्चन का आपको पता होना चाहिए कि क्या स्कैटरिंग इज द स्पेशल केस ऑफ रिफ्लेक्शन ओनली। अब स्कैटरिंग यहां मेंशन नहीं करेगा, देखो स्कैटरिंग लिखा नहीं है और गुरुजी ने हमें स्कैटरिंग भी पढ़ा दी इसलिए प्लीज आप लोग इसको अच्छे से जाने। असल में होता क्या है ना, हमने स्वयं ही समय थोड़ा ही दिया है इसको, इसीलिए जब हमें कोई स्कैटरिंग शब्द आ जाता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आ जाता है, तो फिर हमें लगता है वो इसका पार्ट ही नहीं है। प्लीज इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा। और उसमें फिर लेंस आप जानते हैं, लेंस कन्वेक्स लेंस होता है, कनकेव लेंस होता है, वो तो जो आपने पढ़ा है 10th तक उसका तो बेसिक आपको आइडिया होना ही चाहिए कि वो कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी है, वो लाइट को इकट्ठा करने वाला लेंस है। कन्वेक्स लेंस, बच्चों का फेवरेट लेंस कौन सा है? मतलब आप बच्चों छोड़ो, हम भी तो बच्चे रहे हैं, हमने भी बहुत शरारतें की हैं। तो जो बच्चे सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, शरारत करते हैं, किसी का हाथ जला देते हैं, ये है कन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस। उसके बारे में हमने डिटेल में वीडियो बनाया, आप जाके देखें तब आपको समझ में आएगा एग्जैक्ट रिफ्रैक्शन का जो करेक्ट प्रॉपर्टी है वो लेंस के पास है, और रिफ्लेक्शन की जो करेक्ट प्रॉपर्टी है वो मिरर के पास। अब देखो यहां लेंस और मिरर लिखा नहीं है, तो कई है 30 मार्क खान कहेंगे देखो लेंस और मिरर आया नहीं है सिलेबस में, आपने हमें पढ़ा दिया सर इसलिए प्लीज आप लोग इस चीज का सदुपयोग करें। जो भी आपने 10th तक पढ़ा है अब उसमें ये हाईलाइट कर दिया आपके लिए, लेकिन आपको वो भी बेसिक है, वो तो आपका नींव है, उसके बिना बिल्डिंग बनने वाली नहीं है। ठीक हो गया? तो जो मिरर है उसका सिद्धांत है रिफ्लेक्शन, जो लेंस है उसका सिद्धांत है रिफ्रैक्शन, और वही मैंने आपको स्कैटरिंग, EIR वो सब केसेस बताए। कलर के बारे में भी आपको ध्यान रखना है, लाल रंग अपने मार्ग से कम भटकता है, बैंगनी सबसे ज्यादा। और इसी प्रकार से कोई भी आपको कलर ऑर्डर कह दे तो आपको ये कलर ऑर्डर पता होना चाहिए, विबक्योर। अब लोग कई कह सकते हैं कि सर सावधान करने के लिए येलो का इस्तेमाल क्यों किया, ऑरेंज का इस्तेमाल भी तो कर सकते थे। तो इसका रीजन क्या है भाई, एक कलर ब्लाइंडनेस डिजीज होती है जिसमें आई के जो रॉड सेल्स और कॉर्न सेल्स हैं वो अफेक्टेड होते हैं। कॉर्न सेल स्पेशली इफेक्ट होंगे तो कलर प्रॉपर नहीं दिखेगा, तो रेड कलर उसको पहले ही थोड़ा सा ऑरेंज दिखेगा जो कलर ब्लाइंडनेस का पेशेंट है। तो और ऑरेंज वैसे भी बहुत दूर से ऑरेंज ऐसा दिखता है जैसे रेड ही है, तो ये दोनों सेम प्रतीत हो सकते हैं, इसीलिए हमने सावधान करने के लिए येलो का इस्तेमाल किया, और रोकने के लिए मतलब एकदम खतरा स्टॉप तो वो रेड का मतलब तो अब गाड़ी चलने वाली नहीं है, वहीं गाड़ी रोक दो। और येलो का मतलब आप एक अलर्ट रहना एकदम। इस प्रकार से ये अंतर है। और ये आई आंख के कुछ कॉर्न सेल्स, आई कॉर्न सेल्स पे डिपेंड करता है। तो जो कलर ब्लाइंडनेस है उसमें मेनली रेड और ग्रीन जोन ही इफेक्टेड होते हैं, यानी रेड कलर इज शिफ्टेड टू ग्रीन साइड एंड ग्रीन कलर इज शिफ्टेड टू रेड साइड। तो वो सब चीजें। फिर आता है नेक्स्ट इज फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। भौतिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, एक लाइन में समझना हो तो देखिए, अगर कोई रिएक्शन के दौरान कोई केमिकल रीअरेंजमेंट हुआ है, बॉन्डिंग हुआ है, जैसे मान लीजिए कार्बन जला ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो CO2 बना है ना, CO2 बना है तो एक नया केमिकल बना है ना, तो इट इज केमिकल चेंज। लेकिन अगर केवल आपने बर्फ से पानी बना दिया है तो वो भाई बर्फ अभी भी क्या था, H2O किस स्टेट में था, सॉलिड स्टेट में था, और आपने उसको अभी किस स्टेट में कन्वर्ट कर दिया, लिक्विड स्टेट में। कोई नया केमिकल नहीं बना है, मेरी आपसे बात समझ, यानी कोई बॉन्डिंग रीअरेंजमेंट नहीं हुआ है। अगर कोई केमिकल बॉन्ड बन जाता है नया तो केमिकल चेंज, तो थोड़ा टिपिकल होता है केमिकल चेंज। जैसे फोटोसिंथेसिस जब हो रहा है तो हमें लग रहा है प्रकाश गिर रहा है पत्तों पर और खाना तो बन रहा है। खाना मतलब क्या, खाना मतलब ग्लूकोज बन रहा है, यानी CO2 और H2O और O2 लेकर क्या बना देता है, C6H12O6 ग्लूकोज बना देता है। तो ये केमिकल चेंज है, फोटोसिंथेसिस। ऐसे ही ओजोन परत का निर्माण, ओजोन का मतलब होता है वो O2 से O3 बन गया। समझ रहे हैं आप ये मत समझना कि भाई ऑक्सीजन तो है तो ऑक्सीजन का ही मॉलिक्यूल, लेकिन अब ये अरेंजमेंट बदल गया। पहले ऑक्सीजन O2 था, यानी वो O2
फॉर्म जो ऑक्सीजन का है वो हम जो इनहेल करने में इस्तेमाल करते हैं, बट जो हमारा ओजोन लेयर ऑक्सीजन है वो एक अलग मॉलिक्यूल है जो O3 माना जाता है। तो ओजोन परत का बनना इज अ केमिकल चेंज, और इसके लिए एक प्रकार का कैटलिस्ट लगता है, और ये कैटलिस्ट का काम कौन करता है? अल्ट्रावायलेट। आपको ध्यान रखना है अल्ट्रावायलेट ए हमारे लिए फायदेमंद है, अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी, उससे ऑक्सीजन ओजोन में कन्वर्ट होता है। लेकिन अगर ओजोन को कहीं क्या मिल जाए, CFC और हीट मिल जाए, तो ये टूट जाएगी, तो ओजोन में होल हो जाएगा। ये सब भी एनवायरनमेंट में आपने पढ़ा, माने अगर आपने वो ढंग से पढ़ लिया ना, तो जो लास्ट वाली चीजें है ना, एनवायरनमेंट एज अ रिसोर्स, वो वैसे ही क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक हो गया ना भाई? एनवायरनमेंट में तो फिर वो सब चीज आ जाती है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा जो ओजोन परत में छिद्र हो रहा है, उसके लिए CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिम्मेदार है। हमने कहा तो वो एनवायरनमेंट में पढ़ा था, बट वो केमिकल चेंज में भी पूछ सकता है कि ओजोन परत का घटना एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन हुआ कि रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन, पटाखे जब फोड़ते हैं तो पोल्यूशन होता है, मींस नया कंपाउंड बनता है, तो केमिकल चेंज होता है। कुछ ऐसी रिएक्शंस भी है जो केमिकल और फिजिकल एक साथ भी हो जाती है, भौतिक और रासायनिक एक साथ भी। जैसे मोमबत्ती का जलना, जब मोमबत्ती जल रही है तो देखिए मोम पिघल भी रहा है। मोम तो मोम ही है ना, मोम जो माने वो कोई दूसरे केमिकल में बदला नहीं है, पिघल के वो गिरने लग जाता है। तो ये क्या हुआ? फिजिकल चेंज। लेकिन आग भी जल रही है तो एक नया पोल्यूशन कंपाउंड बन रहा है, SO2 बन रहा है, ठीक है, CO2। तो ये सब क्या है? ये एक प्रकार का केमिकल चेंज भी हो रहा है। तो जो मोमबत्ती का जलना है वो केमिकल एज वेल एज फिजिकल चेंज का कॉमन एग्जाम्पल है। और इसी प्रकार से कपड़े सुखाना, पेट्रोल का उड़ना, पेट्रोल रखे रखे उड़ गया, जलाया नहीं है आपने, रखे रखे खुले बर्तन में उड़ गया, फिजिकल चेंज, अभी भी वो पेट्रोल ही है। कैम्फर कपूर का उड़ना, फिजिकल चेंज। ओडोनिल टॉयलेट में रखते हैं, वो उड़ गया, फिजिकल चेंज। फिर आता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम का स्ट्रक्चर, तो इसमें आपके वो कहेगा केवल एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पूछा, और तो पूछा नहीं है। आपको पूछ सकता है कि एटम सबसे पहले किसने बताया था? ध्यान रखना, सबसे पहले कोई चीज एटम से बनी है ये जॉन डाल्टन ने बनाया था, बट उसने कोई एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं दिया। ध्यान रखना है, ये जो टर्म है कि हर चीज एटम से मिलकर बनी है, ये कंसेप्ट तो जॉन डाल्टन ने दे दिया था, लेकिन जो स्ट्रक्चर आए फिर बाद में, आपको ये भी मत समझे स्ट्रक्चर में केवल आपको मॉडर्न स्ट्रक्चर तक ही पढ़ना है और जो पहले आए प्रीवियस स्ट्रक्चर्स वो नहीं पढ़ने हैं। ध्यान रखना है, फर्स्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर वाज गिवन बाय J.J. थॉमसन। ठीक हो गया? उसने ये बताया था कि भाई इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड, यानी फंसे हुए हैं। इसको वाटरमेलन स्ट्रक्चर भी कह देते हैं, केक पुडिंग स्ट्रक्चर भी कह देते हैं, थॉमसन मॉडल। लेकिन एटॉमिक थ्योरी, सिद्धांत, हर चीज परमाणुओं से बनी है, ये तो जॉन डाल्टन, जॉन सीना मत लिख देना, ठीक हो गया? जॉन डाल्टन ने बताया था कि हर चीज एटम से बनकर मिलकर बना है। समझ में आया? J.J. थॉमसन ने ही इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कर दी थी, बट इसमें फिर फॉल्ट लगा। मतलब विज्ञान भी कई बार गलत हुआ है, ये कह सकते हैं उसने अपने आप को रिवाइज किया है। उस समय तक तो जब J.J. थॉमसन ने थ्योरी दी थी, इसको कोई चैलेंज करने वाला नहीं था। सभी ने एक स्वर में ये कहा J.J. थॉमसन एकदम करेक्ट है, इसकी बात एकदम सही है। लेकिन कुछ सालों बाद ही ये थ्योरी पूरी तरह गलत हो गई, और उसको गलत साबित करने वाला कौन था? अर्नेस्ट रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने कहा कि भाई ऐसा नहीं, वो बीच में कुछ स्थिर है जिसको न्यूक्लियस या नाभिक कहा जा सकता है, चारों तरफ मूविंग पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स, बट इसने स्टेबिलिटी के बारे में कुछ नहीं बताया। इसलिए मैंने ऐसा स्पाइरल पाथ बताया कि भाई अगर बीच में पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट होकर सारे के सारे ट्रैप हो जाएंगे। तो स्टेबिलिटी के बारे में रदरफोर्ड ने कुछ नहीं बताया। तो आपको ध्यान रखना है, न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? मींस जो इसका बीच वाला पार्ट है, नाभिक भी कह सकते हैं, न्यूक्लियस कह सकते हैं, वो हमें अर्नेस्ट रदरफोर्ड या ई रदरफोर्ड ने बता दिया था। और इसी प्रकार से आपको ये भी पूछ सकता है कि प्रोटॉन एग्जिस्ट करते हैं, यानी बीच वाले पार्ट में प्रोटॉन है, ये बात रदरफोर्ड ने बताई, लेकिन ये पेटेंट किसने करा लिया? गोल्डस्टीन ने। ठीक हो गया? तो आप कह सकते हैं गोल्डस्टीन, द प्रोटॉन नेम वाज गिवन बाय साइंटिस्ट गोल्डस्टीन। इसके अंदर एक पार्ट और था, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी जेम्स चैडविक, उनको नोबेल प्राइज भी मिला था।
उन्होंने बताया भाई इतना भारी फिर क्यों है, इसमें कुछ और पार्टिकल्स भी हैं, न्यूट्रॉन्स नाम दिया जिस पर कोई चार्ज नहीं, न्यूट्रल, बड़ा अलग कंसेप्ट दिया उन्होंने, उस पर ना पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है, उनको न्यूट्रॉन नाम मिला। तो आप समझ रहे हैं ये कहीं ना कहीं आपको बेसिक नॉलेज इलेक्ट्रिसिटी में भी दी जाती है कि इलेक्ट्रॉन ही केवल पार्टिसिपेट करता है। हमारी कोई भी नॉर्मल केमिकल रिएक्शन इलेक्ट्रिसिटी फ्लो में इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं। बहुत ही रेयर ऐसी रिएक्शंस होती हैं जहां पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, लाइक चेन रिएक्शन, एटम रिएक्शन, रिएक्टर, एटम बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब, इन सब में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पार्टिसिपेट कर देंगे। अदरवाइज नॉर्मल कोई भी केमिकल चेंज में इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक हो गया। फिर मेटल, नॉन मेटल। अब मेटल और नॉन मेटल लिखा है, इसका मतलब मेटलाइट को स्किप नहीं करना है, मेटलाइट का अंतर पता होना चाहिए। धातु, अधातु, उपधातु। मेटल यानी नॉर्मली हम डेफिनेशन मानते हैं कि भाई वो इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ कर देता है, अपने अंदर पास करने देता है। नॉन मेटल अलाउ नहीं करता है। और कुछ ऐसे भी हैं जो दोनों के गुण रखते हैं, उनको मेटलॉइड कह सकते हैं, उपधातु कह सकते हैं। ठीक हो गया। जैसे हम कार्बन मान लेते हैं, कार्बन को ज्यादातर नॉन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसके पास है, लेकिन कार्बन के कई ऐसे अपरूप हैं, ऐसे कई एलोट्रॉप हैं जो मेटल की तरह भी बर्ताव करते हैं। क्योंकि अगर आपको याद हो, पीरियडिक टेबल जो बनाई जाती थी, आवर्त सारणी बोलते हैं ना, उसमें ये वाला पार्ट एक बैरियर है। बैरियर का मतलब होता है ना नो मैंस लैंड, एक एलओसी जैसा है। ये वाला पार्ट में इस तरफ सारे मेटल थे, इस पार्ट में सारे नॉन मेटल। लेकिन जब हम दोनों के बीच वाले हिस्से में आते हैं तो जो यहां पर एलिमेंट्स हैं उनमें दोनों की प्रॉपर्टी है थोड़ी थोड़ी। जैसे कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ये थोड़े समटाइम बिहेव लाइक मेटल, समटाइम बिहेव लाइक नॉन मेटल। ठीक हो गया। तो ग्रेफाइट जो है वो मेटल की तरह बर्ताव करता है, वो कार्बन का एक अपरूप या एलोट्रॉप है। डायमंड भी कार्बन का एक अपरूप या एलोट्रॉप है, वो एक नॉन मेटल की तरह। डायमंड में करंट नहीं लगता है, लेकिन जो पेंसिल का सिक्का है अगर वो प्योर ग्रेफाइट का बना है, उसको सॉकेट में लगाकर, करना नहीं बता रहा हूं, केवल सॉकेट में लगाकर स्विच ऑन कर दो, झटका लगेगा। ठीक हो गया। कंडक्टर है ग्रेफाइट। ठीक हो गया। तो मेटल, नॉन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और मेटलॉइड्स, तो ये हमें पता होना चाहिए। मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर शो करते हैं, जैसे सोडियम, इलेक्ट्रॉन आप ये भी समझ सकते हैं, जो दानवीर हैं, देने का गुण रखते हैं। इलेक्ट्रॉन ले जा भाई, मेरे पास है एक्स्ट्रा है, ले जा, तो वो मेटल है। और जो इलेक्ट्रॉन लेने के कंजूस किस्म के हैं, कंजूस खोपड़ी हैं, उनको नॉन मेटल। क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन देने का गुण नहीं रखता है, इलेक्ट्रॉन लेने का गुण रखता है, तो वो नॉन मेटल प्रॉपर्टी है। ठीक हो गया। तो जनरली आप जैसे कॉपर है, कॉपर फिर आप बता देंगे इसका नेचर क्या, इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर है इसका। ठीक हो गया। इसी प्रकार से ऑक्सीजन है, इलेक्ट्रॉन वो लेना चाहता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर है। ठीक हो गया। टू नेगेटिव मानते हैं हम इसको। तो इस प्रकार से अलग अलग मेटल और नॉन मेटल और मेटलॉइड्स के भी आपको बेसिक पता होने चाहिए। फिर आप पुराने क्लासेस में जाकर देखें डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में क्या बताया गया है। पाचन कहां से शुरू होता है, मुख गुहा, बक्कल कैविटी, यानी भगवान ने भोजन डालने के लिए, भगवान का लाख लाख शुक्र है, एक दरार दी है। वो तो भाई एनाटॉमी है, कुछ भी दे सकता था भगवान। सपोज यहां पर एक बक्कल कैविटी की बजाय एक चोंच दे देता या एक सुई के जितना मुख दे देता, बहुत मुश्किल होती फिर। अभी तो कुछ भी खाना चबाकर, दांतों से क्रश करके, फिर उसको आहार नाल के जरिए फिर हम उसको स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज देते हैं। वो वहां वास्तव में जो पाचन है वो उसका जो वास्तविक रूप है या अधिकतम पाचन तो वही हो रहा है छोटी आंत में, लेकिन उसको प्रिपेयर करने के लिए बीच में कई पड़ाव है। हमारा मुख गुहा भी है, फिर आहार नाल है, फिर स्टमक है। तो डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम बक्कल कैविटी, मुख गुहा से स्टार्ट हो जाता है। फिर स्लाइवा या थूक हमारा जो है बहुत बहुत कमाल की चीज है, इसको वेस्ट नहीं करना है। माने मैं विज्ञान की भाषा में बोल रहा हूँ। क्या कई बार क्या होता है, व्यवहार की भाषा अलग चलती है और विज्ञान की भाषा अलग चलती है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो व्यवहार की भाषा में कम अच्छे प्रतीत होते हैं, लेकिन वैज्ञानिक रूप से कहें या साइंस के रूप से कहें तो वो ठीक होते हैं। जैसे मैंने बोला स्लाइवा या जो थूक है वो बहुत बहुमूल्य चीज है। अब ये कोई व्यवहारिक रूप से कोई कहेगा क्या बात कर रहे हैं,
थूक तो हम उसको बुरा शब्द इस्तेमाल करते हैं, ध्यान रखना उसमें कई प्रकार के एंजाइम हैं। हमारे स्लाइवा में प्रोटीन माने एंजाइम भी एक प्रकार का प्रोटीन होता है, तो कभी कह दे कि यह प्रोटीन है, निश्चित रूप से थूक का नुकसान प्रोटीन का नुकसान है। उसमें कई प्रकार के विटामिन है, विटामिन सी सर्वोच्च मात्रा में है, ठीक हो गया। तो ये भी कह सकते हैं कि थूक का नुकसान विटामिन सी का नुकसान है। तो जो लोग बहुत ज्यादा मात्रा में स्लाइवा गिराते हैं किसी भी कारण से, कई लोग बहुत ज्यादा टोबैको प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं, तो स्लाइवा गिराते हैं बार बार स्लाइवा गिरेगा तो विटामिन सी जा रहा है, और आपको पता है यही विटामिन है जो आपके शरीर में जो घाव है उसको भरता है, और घाव भरेगा नहीं तो क्या बन जाएगा, कैंसर बन सकता है, ठीक हो गया। इसलिए आप बात बात पर जो लोग थूक देते हैं उनको तो ये संकट बड़ा भारी उत्पन्न हो सकता है, ठीक हो गया। इसी प्रकार से जिन लोगों को ज्यादा मात्रा में शुगर, डायबिटीज बढ़ गया, बार बार यूरिन जाना पड़ता है, पेशाब से विटामिन सी का नुकसान भी हो रहा है उनको भी घाव नहीं भरता है, उनको भी डर रहता है इस प्रकार घाव ना भरने, बहुत लंबा समय घाव, तो ये क्योंकि यूरिन में भी थोड़ी मात्रा में विटामिन सी मौजूद रहता है, ठीक हो गया। इसी प्रकार से रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र, अब श्वसन तंत्र की बात चलेगी तो फिर इसमें इससे संबंधित डिजीज क्या है, क्या क्या पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक हो गया। हमारे फेफड़े, हिंदी में इसको फुसफुस भी कह देते हैं। फेफड़े शब्द तो आप जानते हैं एक प्रकार का मूल रूप से अरबी शब्द माना जा सकता है, हिंदी में या संस्कृत में फुसफुस कहते हैं और इंग्लिश में लंग्स कहते हैं। ये ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। और इसी प्रकार से सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन से मुख्य अंग हैं, हृदय क्या करता है, शरीर का सबसे व्यस्त हिस्सा हमारा हृदय, ये आपको लगता है ब्रेन सबसे बिजी है, नहीं, वही मैं बात बता रहा हूं। आपके एनसीईआरटी में मेन सिलेबस में तो ब्रेन भी है, तो ब्रेन का थोड़ा पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने आंख बंद कर दी जहां ब्रेन आया आप पढ़ रहे थे, कहते ब्रेन वाला तो हमारे सिलेबस में मेंशन नहीं है। अटेंटिवली इस पर ध्यान देना है, लेकिन बेसिक पता होना चाहिए। इनफैक्ट तभी आप समझ सकते हैं, आपको कुछ पता नहीं है और केवल आप सर्कुलेटरी सिस्टम बैठने पढ़ने के लिए समझ में नहीं आएगा। तो हृदय के बारे में, उसके कितने, खास करके मनुष्य के हृदय के बारे में क्वेश्चन आता है। मैमल्स के हार्ट चैम्बर कितने होते हैं, ठीक हो गया। कहां से शुद्ध रक्त आता है, कहां से जाता है, याद रखना आएगा कभी भी, चाहे शुद्ध आए चाहे अशुद्ध आए, ठीक हो गया, आएगा हमेशा इसके ऊपरी हिस्से में और जाएगा निचले हिस्से से, चाहे वो अशुद्ध जा रहा है चाहे शुद्ध ब्लड जा रहा है। तो ये एक तो समझ में आ गया, ठीक हो गया। ऑरिकल, वेंट्रिकल, ऑट्रियम भी कह देते हैं, आलिंद और निलय, हिंदी में ऐसा बोलते हैं। जो ऊपर वाला हिस्सा है आलिंद, नीचे वाला निलय। और जो इसका लेफ्ट पार्ट होगा हृदय का, उसमें शुद्ध रक्त होगा, चाहे वो आए या जाए। अगर वो लेफ्ट पार्ट में आ रहा है, बाएं हिस्से में आ रहा है, तो शुद्धि होगा। जैसे मैंने बोला ना भाई, आ रहा है तो किसमें आता है, तो उसको बोलते हैं, आने वाले हिंदी में बोलते हैं आना, आलिंद, और इंग्लिश में ऑरिकल, ऑट्रियम। जा रहा है तो वेंट्रिकल, निलय। लेकिन ये सुनते ही आपको ये समझ में आना चाहिए, लेफ्ट है तो प्योर है, राइट है तो इम्प्योर है, ये आपको ध्यान रखना है। एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम का मतलब होता है मल त्याग करना। तो जो जो चीजें मल त्याग हैं, या शरीर से कुछ भी बाहर निकल रहा है, हमारे स्किन को भी एक्सक्रीटरी सिस्टम में माना जा सकता है। पसीना बाहर निकलता है, लंग्स, फेफड़े कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलते हैं, ठीक हो गया। लीवर एक्स्ट्रा जो बनता है, माने उस लीवर में जो ग्लाइकोजन, ग्लूकोज है, वो यूरिया में कन्वर्ट होकर किडनी के पास चला जाता है, वो भी इसमें शामिल होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम में। किडनी भी एक्सक्रीटरी सिस्टम में मानी जाती है, तो इनके बेसिक फंक्शन आपको पता होना चाहिए। फूड रिसोर्सेज इंप्रूवमेंट्स, क्या क्या खाने पीने की चीजें हैं, इनमें क्या क्या मात्रा है, ये पता होना चाहिए आपको। क्रॉप प्रोडक्शन आपको पता होना चाहिए, रबी क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स, जेड क्रॉप्स, इनका सीजन मैनेजमेंट, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, विटामिन कौन कौन से हैं और कौन कौन से मिनरल्स, खनिज लवण जिसको बोला जाता है। विटामिन की एक टेबल हमने पढ़ाई थी, अगर वो अच्छे से पढ़ लेते हैं तो लगभग उसमें न्यूट्रिशन भी सारे, खनिज लवण भी सारे कवर हो जाएंगे। और हमें कौन सी कमी हो सकती है, कॉमन अलाइनमेंट, इन्फेक्शन, डिजीज, तो डिजीज है, हमने छोटे बच्चे को डीपीटी का टीका लगता है, तो डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टेटनस डीपीटी कवर करता है।
और भी कौन कौन सी इफेक्टेड में डिजीज है, वायरल इन्फेक्शन क्या है, और बैक्टीरियल इन्फेक्शन का बेसिक क्या है, और एनवायरनमेंट के, जो मैंने बताया एनवायरनमेंट में सबसे ज्यादा पोल्यूशन टर्म्स हैं, और ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए। ग्रीन हाउस इफेक्ट में इवन ये लाइट में भी पढ़ाया जाता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट में कौन सी लाइट रिस्पॉन्सिबल है, ग्रीन हाउस इफेक्ट में इंफ्रारेड रिस्पॉन्सिबल है। तो ये एक अपने आप में एक मैंने एक वो चीज है जो हाईलाइट किया हुआ है। लेकिन मैं आपको फिर यही कहूंगा, अगर आपने इंटरेस्ट से उस सिलेबस को कवर किया है तो उसको आधार बनाकर अब आप अपनी जो बिल्डिंग है वो उस पर खड़ी कर सकते हैं। बिल्डिंग खड़ी करने के लिए आप ये सब इस्तेमाल करें, लेकिन बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए, तभी आप बिल्डिंग बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार।